क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के लिए खुराक यानी कि फूड क्यों ज़रूरी है और ये फूड जो इतने कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से मिलके बना होता है, आखिर कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सब हमारी बॉडी में मौजूद एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम जो फूड खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स शामिल होते हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स इन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी उस फूड से एनर्जी हासिल कर सके। ये एनर्जी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेस्ट फूड को बॉडी से एक्सक्रीट करने में भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक मस्कुलर ट्रैक्ट या पैसेज वे है जिसके एक एंड पर माउथ और दूसरे एंड पर एनस मौजूद होता है। इस मस्कुलर ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कनाल भी कहा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत से हॉलो ऑर्गन्स एक लंबी सीरीज में आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। ये ऑर्गन्स फूड को ब्रेक डाउन करने, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर और प्रोटीन्स वगैरह की ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में मदद करते हैं। इन ऑर्गन्स में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस शामिल हैं। इनके अलावा लिवर, पैंक्रियाज, गाल ब्लेडर और कुछ ग्लैंड्स भी फूड की डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन की एलिमेंट्री कनाल की लेंथ 30 फीट यानी कि 9 मीटर्स तक हो सकती है। तो आइए अब वन बाय वन इन सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1, माउथ। माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन है। जैसे ही आप फूड का पहला बाइट अपने माउथ में डालते हैं, डाइजेशन उसी वक्त से शुरू हो जाती है। माउथ को ओरल या बकल कैविटी भी कहा जाता है और इसमें 3 पार्ट्स शामिल हैं जिनमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स शामिल हैं। ये पार्ट्स फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। टंग यानी कि ज़ुबान एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ज़ुबान फूड को रोल करने और निगलने में भी मदद करती है, जबकि टीथ फूड की ग्राइंडिंग और क्रशिंग करके फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। माउथ में मौजूद तीसरा अहम पार्ट सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो पेयर की फॉर्म में हमारे ईयर्स के फ्रंट पे जुबान के नीचे और लोअर जा के करीब मौजूद होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि उसको चबाना और निगलना आसान हो सके। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसमें 2 खास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनमें अमाइलेज और लाइसोजाइम शामिल हैं। अमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का काम करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम्स फूड में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई को किल करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ग्रो नहीं कर सकते और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि सलाइवा हमारी ओरल हाइजीन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 24 घंटों में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माउथ में फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलस कहते हैं। नंबर 2, फेरिंक्स। बोलस हमारे माउथ से पास होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड ऑर्गन यानी कि फेरिंक्स में इंटर हो जाता है। फेरिंक्स को थ्रोट भी कहा जाता है और ये माउथ और ईसोफेगस को आपस में कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है। ये एक ऐसा पैसेज है जिससे फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। नंबर 3, ईसोफेगस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस फेरिंक्स से पास होकर ईसोफेगस में इंटर हो जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है और ये 25 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा एक मस्कुलर पैसेज है जिसके एक एंड पर फेरिंक्स और दूसरे एंड पर स्टमक कनेक्ट हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पाइप के साथ ही विंड पाइप भी मौजूद होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे माउथ से होकर विंड पाइप से गुजरकर लंग्स में चली जाती है। इसके बरक्स फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए विंड पाइप की ओपनिंग पर एक कवर मौजूद होता है
जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। फूड स्वेलो करने के दौरान ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर करता है और टंग बोलस को पुश करके फूड पाइप में इंटर कर देती है। ये फूड इसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को पेरिस्टेलिसिस कहा जाता है। इसोफेगस के एंड पर एक मस्कुलर वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक के अंदर कम्प्लीटली इंटर हो जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है और लिक्विड्स और सॉलिड फूड को वापस मुंह की तरफ आने से रोकता है। अगर यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस रिवर्स में शुरू हो जाएं तो उसे एंटी पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। इसकी वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। नंबर 4, स्टमक। स्टमक एक सैक लाइक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो डायफ्राम के नीचे और एब्डोमेन में अपर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। स्टमक के नीचे लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे पैंक्रियास का नाम दिया गया है। स्टमक के सामने लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर के नीचे और एब्डोमेन में राइट साइड पर एक पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं। स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस को टेम्पररीली होल्ड करता है और उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है ताकि ये फूड ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और इससे एनर्जी जनरेट हो। इसोफेगस और स्टमक की इनर वॉल्स पर एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टमक में इस मेम्ब्रेन का नाम गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है और इसमें प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रिक म्यूकस न सिर्फ फूड की ल्यूब्रिकेशन और ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होता है बल्कि इसके साथ साथ स्टमक की इनर लाइनिंग्स को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सिक्रीशन के अलावा मुख्तलिफ गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में अहम रोल अदा करते हैं। एक दिन में तकरीबन 1.2 से 1.5 लीटर तक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में बहुत से कंपोनेंट्स शामिल हैं जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एक खास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस की पीएच हाईली एसिडिक होती है। इन गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से और स्टमक की चर्निंग एक्शन की वजह से बोलस एक येलो थिक क्रीमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। स्टमक बहुत से सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेता है जैसा कि ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह। इसोफेगस के एंड की तरह स्टमक के एंड पर भी एक मस्कुलर वाल्व मौजूद होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। इस वाल्व के ओपन होने से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। जैसे ही स्टमक इम्पटी होता है तो पाइलोरस वाल्व बंद हो जाता है ताकि फूड रिफ्लक्स यानी कि स्टमक में फूड की वापसी न हो सके। नंबर 5, स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम की अगली मंजिल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम अपनी जुबान में छोटी आंत भी कहते हैं, ये हमारे एब्डोमेन में मौजूद 22 से 25 फीट लॉन्ग एक लूजली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब है जिसका डायमीटर तकरीबन 2 इंच तक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम शामिल हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस और बाइल की मदद से काइम को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से रिलीज होता है और इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काइम में मौजूद प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि बाइल हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। ये बाइल डाइजेशन के दौरान गाल ब्लेडर से बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल काइम में मौजूद फैट्स की डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन ड्यूडिनम में काइम की मिक्सिंग और डाइजेशन होती है, जबकि जिजुनम और इलियम पार्ट से डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें विलाय कहते हैं। अगर विलाय के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है। ये विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि फूड ब्लड में मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो सके। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की मुकम्मल डाइजेशन के बाद फूड का मैक्सिमम पोर्शन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि फूड की डाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है।
नंबर 6, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम अपनी ज़ुबान में बड़ी आंत भी कहते हैं, ये 5 to 6 फीट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथ में तो बेशक स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर यानी कि चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, जो कि तकरीबन 3 इंच तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सीकम, कॉलन और रेक्टम शामिल हैं। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जबकि कॉलन पार्ट सीकम को रेक्टम के साथ कनेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड वेस्ट ट्रैवल करके सीकम और फिर कॉलन में मूव कर जाता है। कॉलन में वेस्ट में मौजूद एक्सेसिव साल्ट्स और वाटर एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं, जिससे फूड वेस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कॉलन में मौजूद बैक्टीरिया फूड वेस्ट को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वेस्ट मुकम्मल डिग्रेड हो जाता है। इस स्टेज पे फूड वेस्ट को स्टूल या फीसिस का नाम दिया जाता है। कॉलन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट शुरू होता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। कॉलन दिन में 1 से 2 बार स्टूल को रेक्टम की तरफ डिलीवर करता है। रेक्टम 8 इंच का एक चैम्बर है, जो कॉलन और एनस को आपस में कनेक्ट करता है। कॉलन से स्टूल रिसीव करना, उसे टेम्परेरीली स्टोर करना और इसे बॉडी से एक्सक्रीट करना रेक्टम के अहम फंक्शंस में शामिल है। नंबर 7, एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट एनस है। एनस 2 एनल स्फिंक्टर मसल्स पे मुश्तमिल होता है, जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स शामिल हैं। एनस के अपर पोर्शन की लाइनिंग में एक खास सेंसर मौजूद होते हैं, जो स्टूल कंटेंट को डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं कि ये स्टूल सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में है। जबकि एनल स्फिंक्टर मसल स्टूल की इवैक्यूएशन यानी कि बॉडी से एक्सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्रेन से स्टूल रिलीज के सिग्नल्स रिसीव होने पर रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करते हैं, जिससे वेस्ट आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बरक्स अगर ब्रेन से स्टूल रिलीज के सिग्नल्स रिसीव ना हो तो रेक्टम रिलैक्स, जबकि स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इस तरह स्टूल रेक्टम में ही स्टोर रहता है। यही वजह है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, ताकि हमें बाथरूम ना आ सके, जबकि इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन होने से हमें बाथरूम की ज़रूरत पड़ती है, जिस दौरान स्टूल को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स अहम रोल अदा करते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूँगा अपकमिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।